अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम प्लान। मैं हूं फजीला सबा। आज बात होगी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, 5th वनडे मैच और सीरीज़ डिसाइडर। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन गुड व्हेन इट कम्स टू सीरीज़ डिसाइडर्स, क्योंकि डिसाइडर्स मैच में पाकिस्तान ने अभी तक 16 मैचेस खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 3 में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है। तो लेट्स सी कि आज क्या होता है, किसके हाथ में जीत आती है। दोनों को 2-2 की बढ़तरी इस सीरीज़ में, दोनों को 2-2 से बराबरी है। और एक कंट्रोवर्सी उठ रही है कैप्टनसी को लेकर भी, और बहुत सारे क्रिकेट पंडित्स ये बात कर रहे हैं कि अगर शोएब मलिक ये सीरीज़ जीत जाते हैं तो शायद आगे आने वाली सीरीज़ में भी उन्हीं को कप्तान बरकरार रखा जाएगा। इट्स पाकिस्तान क्रिकेट साइड और कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। क्या हो सकता है क्या नहीं, कप्तानी को लेकर क्या डिस्कशन करनी है और आज के मैच में क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाए, अपने एक्सपर्ट पैनल से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल। थैंक यू फैसल फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड तनवीर अहमद, थैंक्स टू यू ऑल्सो। फैसल, मुझे बताइए सबसे पहले तो टॉस पे बात कर ले कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग की, और अभी तक चारों वनडे मैचेस में चेस करने वाली टीम जो है वो जीत रही है। तो मुश्किल है पहले बैटिंग करना या सेकंड बैटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है इन कंडीशंस में? देखिए, जैसा अभी थोड़ी सी विकेट पे हमें नज़र आया है, विकेट तो बहुत अच्छी है बट थोड़ा बहुत ग्रास ज़रूर है उसके ऊपर। तो उन्होंने जो फॉरेन टीम्स होती हैं, स्पेशली साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर जो है उस चीज़ का ज़रूर चांस लेते हैं, थोड़ा सा एडवांटेज लेते हैं कि अगर शुरू में 2-3 विकेटें ले लो तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। तो आई थिंक उन्होंने उस चीज़ को सामने रखते हुए जो है थोड़ा सा चांस ज़रूर लिया, क्योंकि लास्ट मैच में अगर देखा जाए वो ऑलरेडी चेस नहीं कर सके हैं और मैच भी हार गए हैं और फिर दोबारा चेस करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने यानी अपनी बैटिंग को भी थोड़ा सा बैक किया है, यानी उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उन्होंने मोरल हाई किया है कि अगर वो पिछले मैच में चेस नहीं कर सके तो मे बी वो आज इस मैच में चेस कर सकें। तो ओवरऑल देखा जाए साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए एक अच्छा स्टार्ट है टॉस जीत के, बट आई थिंक पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट लिया, बगैर किसी विकेट के जो है 12-15 रन हो चुके हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए गुड साइन है। तो पार्टनरशिप में लगना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी साउथ अफ्रीका की ये है कि टेस्ट करें अपनी बैटिंग लाइनअप को भी थोड़ा सा वाइल चेजिंग, लेकिन दोनों टीम्स की जो प्लेइंग 11 है वो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान इज गोइंग अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं किया है। साउथ अफ्रीका ऑन द अदर साइड 2 चेंजेस के साथ मैदान में उतरा है, जहां उन्होंने डेविड मिलर को ड्रॉप कर दिया है, विच इज़ अ बिग चेंज, और साथ साथ उन्होंने अपने बॉलर हैंड्रिक्स को भी ड्रॉप किया है और उसके साथ उन्होंने 2 नई इंक्लूजन्स की हैं। बहुत क्विकली आपको दिखाएंगे। तनवीर, पहले साउथ अफ्रीका की टीम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं। इफ़ वी सी द करंट टीम, तो लास्ट मैच में भी हमने साउथ अफ्रीका की बैटिंग में कोलैप्सेस देखे थे। हमने जो टॉप 4 खासतौर पे उनके बैट्समैन हैं, हाशिम आमला की बात करें या डुसान की बात करें, ड्यू प्लेसी की बात करें, डिकॉक की बात करें, तो इनको आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और आज मिलर इनकी लाइनअप में शामिल नहीं है। ये मुल्डर जो हैं, विलियम मुल्डर, इनकी एंट्री हुई है आज। ये ऑलराउंडर हैं लेकिन ज़्यादा बॉलिंग हमने देखा है, 7 वनडे मैचेस में 7 विकेटें इन्होंने ली हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने आज प्रिटोरियस को जगह दी है हेंड्रिक्स की जगह। सो साउथ अफ्रीका का स्क्वाड, तनवीर, आपके ख्याल में अभी भी इनके माइंड में है कि वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहे हैं, इस वजह से चेंजेस कर रहे हैं, या इस सीरीज़ को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? देखिए, कभी कभार इस तरह होता है कि आप कभी किसी नए लड़के को चांस देते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ होती है कि हम इसको वर्ल्ड कप से पहले ट्राई करना चाहते हैं। लेकिन मिलर को ड्रॉप करने का मकसद ये नहीं है कि शायद वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। हो सकता है ये भी उनको रेस्ट करवाने का मकसद हो कि इसकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है कि हो सकता है ये सारे मैचेस खेल जाए तो कॉन्फिडेंस एक प्लेयर का नीचे गिर जाता है, तो शायद इसकी वजह से उसको रेस्ट करवाया हो। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपका सीनियर लड़का है, अगर 2-3 सीरीज से रन्स नहीं कर रहा, आप उसको कैरी कर रहे हैं सीनियर होने की वजह से, लेकिन वो परफॉर्म नहीं करता, तो आप उसको रेस्ट करवा सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जो कि दूसरे करते हैं हम लोग नहीं करते। आपके सामने मिलर की एग्जाम्पल है। अभी हम एक एक्स क्रिकेटर को भी सुन रहे थे साउथ अफ्रीका के, वो भी एकदम शॉक हो गया कि मिलर कैसे ड्रॉप हो गया। लेकिन होता है, बंदा हैरान होता है कि कैसे ड्रॉप हो गया। लेकिन यही तो बड़े डिसीजन होते हैं, यही तो बड़े फैसले होते हैं कि यही देखें, कप्तान होता है, एक बड़ा कप्तान यही होता है, उसको पता है मैंने ग्राउंड के अंदर टीम को लेके जाना है। अब आप ये देखें कि साउथ अफ्रीका को भी जीतना ये बहुत ज़रूरी है, डू एंड डाई है। लेकिन वो आप देखें इस मैच के अंदर उसने मिलर को रेस्ट करवाया। अब मिलर ऐसा प्लेयर है कि अगर वो 4 मैचेस में भी कुछ ना करे, 5वें मैच में ऐसे ही नहीं खेल सकता है कि 1 साइडेड कर सकता वो मैच, लेकिन उसने उसको रेस्ट करवाया। अनडाउटेडली फैसल, जैसे तनवीर कह रहे हैं कि बोल्ड डिसीजंस लेने होते हैं। हमने इस पूरी सीरीज में फ़खर जमान को ट्राई आउट किया एज ओपनर। लास्ट मैच में उन्होंने 44 रन भी स्कोर किए, लेकिन ये मैच फ़खर के लिए अपनी जगह पक्की करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा आने वाली सीरीज़ के लिए। बिल्कुल, देखें, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो पहली प्रायोरिटी होती है। हर प्लेयर को पता है कि वो जितना अच्छा उसने पास में शो किया होता है उसको उस लेवल से और आगे जाना होता है, और जो एक्सपेक्टेशंस
एक्सपेक्टेशंस फ़खर से हमारी सारी पाकिस्तान की क्रिकेट की रही हैं, आई थिंक वो उस पर पूरे तरीके से नहीं उतर सके। आज का मैच उनके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट जो है वो आगे कुछ प्लान में कोई और प्लेयर भी देख रही है, सोच रही है, तो आई थिंक उन्होंने शायद एक चांस ज़रूर लिया हो फ़खर के लिए कि मे बी उसको खिला के देखते हैं कि अगर वो चल जाए। और फिर एक स्ट्रेटजी ये भी एट टाइम्स बनती है कि आपके अगर प्लान में कोई लड़का वर्ल्ड कप के लिए है तो फिर आप उसको कैरी ऑन करते हैं कि नहीं ठीक है, वो अगर आज नहीं तो कल आ जाएगा फॉर्म में, और आप फिर उसको कंटिन्यू खिलाते रहते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है थिंक टैंक की, वो क्या है वो एग्जैक्टली इस सीरीज़ के बाद ज़रूर हमें पता चल जाएगी जब नेक्स्ट सीरीज़ की सिलेक्शन होगी। पाकिस्तान ने जो अपनी लाइनअप रखी है ओवरऑल लास्ट मैच की परफॉर्मेंसेस को भी थोड़ा हाईलाइट करते हैं, और आज पाकिस्तान की प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट वही है, अनचेंज्ड है। और लास्ट मैच में हमने देखा था कि इमाम उल हक और बाबर आजम की बड़ी उम्दा पार्टनरशिप हुई थी। ओवरऑल रीसेंट पार्ट से उनकी पार्टनरशिप बनती ही जा रही है। प्लेइंग 11 देखते हैं, फ़खर जमान इस वक्त ओपनिंग कर रहे हैं इमाम उल हक के साथ, उसके साथ साथ बाबर आजम नंबर 3 पर आके खेलते हैं। शोएब मलिक हैं पाकिस्तान टीम में कैप्टनसी भी कर रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ हैं, इमाद वसीम हैं, मोहम्मद आमिर हैं, और उस्मान शनवारी और शाहीन अफरीदी जो फास्ट बॉलर्स हैं उसमें शामिल हैं। शादाब और इमाद वसीम पर रिलाई करेंगे शोएब मलिक एज देयर स्पिन अटैक। और इमाम उल हक 8 रन बनाकर आउट हो गए डेल स्टेन की गेंद पर प्रेटोरियस का कैच बने। तो आज जो है वो इमाम उल हक का बल्ला उस अंदाज में नहीं चल सका जितना इससे पहले 2 मैचेस में चला है। तो लेकिन तनवीर, इमाम उल हक ने इस सीरीज़ में अपनी जो एक बैटिंग है और जो एक उनकी स्किल है उसको तो प्रूव कर दिया। इससे पहले भी वो करते आ रहे हैं, लेकिन इस सीरीज़ में ज़्यादा वो थोड़ा अच्छा खेले। देखिए, बात ये आपने, मुझे पता था स्पेशली क्वेश्चन ये इमाम का मेरे से ही करेगी। देखिए, बात स्पेशली नहीं किया, नहीं चले स्पेशली किया नहीं किया, लेकिन मेरी तरफ आ गया। हाँ। देखिए, बात ये है कि मैं नहीं समझता कि कोई भी क्रिकेटर्स अगर टीवी पे बैठ के किसी क्रिकेटर्स के बारे में बात करता है वो क्रिकेट के ऊपर कभी भी बात नहीं करेगा। अगर मैं इमाम के बारे में बात करता हूँ, मैं कभी किसी जगह भी आपने मेरे से ये नहीं सुना होगा कि उसको बल्ला नहीं पकड़ना आता, उसको क्रिकेट नहीं खेलनी आती, उसको कुछ नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ ये चाहे एक सीरीज़ के अंदर 2000 रन भी कर दे, मैं स्टिल उस टाइम भी बोलता रहूँगा इसकी सिलेक्शन गलत हुई है, क्योंकि दूसरों को पहले आना चाहिए था बनिस्बत इसके। लेकिन आ गया, अब वो रन्स कर रहा है, प्रूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अब आप ये देखें कि हमारी जो टीम परफॉर्म कर रही है वो किस वजह से भी कर रही है, क्योंकि हमारे जो ओपनर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। हम हमेशा बाबर ज्यादा उनकी पार्टनरशिप्स बन रही हैं, बल्कि इनफैक्ट ओवरऑल पार्टनरशिप्स का जो रेट है उसमें इमाम और बाबर की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा एवरेज के हिसाब से हाईएस्ट जिसे कहते हैं कि पार्टनरशिप अभी तक पाकिस्तान की लग रही है। 72 रीसेंट अटैक में अगर देखें 72.90 इनकी एवरेज है जब दोनों पार्टनरशिप लगाते हैं पिछले 10 वनडे मैचेस में। तो ऐसा लगता है कि वो एक तो लाहौर से दोनों खेलते हैं तो वो एक फैक्टर भी होगा ज़रूर, और पहले भी साथ खेलते आए हैं एट अंडर 19 लेवल एज वेल। तो फैसल, ये एक कंफर्ट लेवल आपको पहले से होता है दोनों बैट्समैन, क्योंकि हमने बहुत ऑन द फील्ड अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग देखी। बिल्कुल, देखिए जब पूरे एक क्रिकेट के एक प्रोसेस से आते हैं ना तो सबको पता होता है, जो क्रिकेट में लोग इन्वॉल्व होते हैं प्लेयर या मैनेजमेंट के नज़रिए, तो उन सबको पता होता है कि किस लड़का किस प्रोसेस से आया है। मेरे ख्याल में ये लड़के जो भी खेल रहे हैं ये आपस में काफ़ी क्रिकेट जूनियर लेवल पे भी साथ खेले हुए हैं। इमाम की एग्जांपल दे दूँ तो इमाम भी एक थ्रू प्रॉपर प्रोसेस आए हैं। जो भी जूनियर क्रिकेट अंडर 17, अंडर 15 या अंडर 19 वगैरह जो पाकिस्तान की सीरीज़ रही हैं वो एक थ्रू प्रॉपर प्रोसेस आए। तो मेरे ख्याल में जब आप थ्रू प्रॉपर प्रोसेस आते हैं तो फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म बनता नहीं है मेरे नज़रिए में, क्योंकि हमारी यहाँ अक्सर ये बात की जाती है कि कोई भी प्लेयर को आना चाहिए तो प्रोसेस के थ्रू आना चाहिए। तो आई थिंक जब परफॉर्मेंस है उसके बाद खुद ब खुद सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं। और यही पार्टनरशिप के हवाले से तनवीर, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबर को तो हम देख रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में उन्होंने अपने आप को काफ़ी स्टेबल कर दिया है, लेकिन जब पार्टनरशिप्स बिल्ट होती हैं विद अ सर्टन प्लेयर तो इसका मतलब आपका बैटिंग ऑर्डर और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। वो जो मिसबा और यूनुस की हम बात करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो पार्टनरशिप्स लगाते थे, तो ये रेशो तो अभी तक इमाम और बाबर का बहुत अच्छा जा रहा है। देखिए, बात ये है कि बाबर आजम की तो मुझे समझ आती है, वो प्रोसेस पे आया। हाँ। लेकिन इमाम उल हक की तो मुझे समझ नहीं आती। फैसल कह रहे हैं प्रोसेस पे आया है। देखिए, उसका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। अपना व्यू थोड़ी है, किसी का अपना व्यू। ये तो क्रिकेट का प्रोसेस है। 2000 रन टेस्ट, 2000 रन टेस्ट, आप एक काम करें, टेस्ट इस पे है ना, 2000 रन टेस्ट की खेले, 2000 रन फर्स्ट क्लास करें ना, 2000 रन फर्स्ट क्लास है, 2000 रन है ना फर्स्ट क्लास के। टेस्ट कैसे मिल गई मुझे तो नहीं समझ, कैसे आ गया प्रोसेस पे। नहीं ये कैसे आया प्रोसेस पे? नहीं, देखो यहाँ पे तनवीर को ये चीज समझनी चाहिए कि ऐसे हिस्ट्री के अंदर बहुत प्लेयर हैं, नहीं आए हैं, ऐसे बहुत प्लेयर हैं जिन्होंने बड़े बड़े नाम बनाए हैं। वो किस तरह आए हैं, बल्कि ऐसे बहुत सारे प्लेयर खिलाए गए हैं कि जिन्होंने बहुत परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में दिए हैं, लेकिन उनको फिर फैसल इकबाल हिमसेल्फ आपके तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं
कि आप अगर इंडिविजुअल हिस्ट्री पे उठाएंगे 70 साल की, तो आपको तो मेरे ख्याल में आपको 500 दिन लग जाएंगे प्रोग्राम करने में। लेकिन एक बात है फैसल कि इतने कंसिस्टेंटली चांसेस जिस तरह से इमाम को हमने हमारी टेस्ट में हिस्ट्री भी, है, वनडे में भी दिए, मैं आपको एक बात बहुत ज्यादा था। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ पर, और व्यूअर्स को भी एक चीज समझाता हूँ। अगर कोई फैमिली ओरिएंटेड प्लेयर है ना, वो वैसे ही टारगेट होता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, सारी दुनिया को पता है। अच्छा, पर्सनली टारगेट जो है वो करवाया भी जाता है और वो लोगों के शोल्डर को भी यूज़ किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली लोग यूज़ होते हैं अपने शोल्डर पे, वो चीज़ पे बहुत सारे ऐसे। अच्छा, आप हफीज़ उठा लें, हम हफीज़ का हिस्ट्री उठा के देख लें। जब हफीज़ आया था 70 मैच खेला था वो, 18 रन का उसका एवरेज है। कैसे 70 मैच खेला वो? ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ बने। सलमान बट की एग्जाम्पल ले लें, जब वो शुरू में आए थे वो भी ऐसे ही खेले थे, फेल होते जा रहे थे, खेलते जा रहे थे, बट ये लोग किसी से रिलेटेड नहीं थे, तो ये बवाल नहीं बन रहा था कि जी ये है वो है। ये चीज़ गलत है। मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आपको पूरा देखना चाहिए कौन सा प्लेयर प्रोसेस के थ्रू आया है। हाँ, अगर वो घर से उठा के इमाम उल हक सीधा पाकिस्तान टीम में खिला दिया गया हो, नो अंडर 15, नो अंडर 17, नो 18, तो फिर आपके साथ मैं बैठ के खुद क्रिटिसाइज कर रहा था। एक इशू उठता है, तनवीर मैं आपसे भी सवाल करूंगी, अगर मेन पोजीशन पे जैसे आपका चाचा या मामू हेड कोच है या चीफ सिलेक्टर है और फिर आप खेल रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको चीज समझाता हूँ। देखिए, ऐसे बहुत सारे इश्यूज पास्ट में भी रहे हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी हैं। आप ऑस्ट्रेलिया उठा लें, जेफ मार्च के दोनों बेटे खेल रहे हैं, रॉडनी मार्च जो उनके जो फादर हैं वो सिलेक्टर भी रहे हैं, और उस दौरान उनके लड़के भी खेले। मैंने तो किसी अखबार के अंदर ऑस्ट्रेलिया में पूरी हिस्ट्री में नहीं पढ़ा। शॉन पॉलक आपके सामने इतने बड़े क्रिकेटर मौजूद हैं, उनके फादर पीटर पॉलक और उनके चचा, वो सब खेले। देखिए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो है टारगेटेड चीज़ें होती हैं। मैं खाली इमाम की बात नहीं कर रहा, इमाम की जगह कोई भी ऐसा लड़का होता जो इस वक्त इस परफॉर्मेंस और प्रोसेस से आया होता, मैं उसके लिए उतना ही बैक करता जितना मैं वो बात कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि एट टाइम्स लोग गलत चीज़ों को जज कर जाते हैं। आप एक लड़के को क्यों इतना अंडर प्रेशर कर रहे हैं, क्यों उसको इतना अंडर प्रेशर करें? वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, वो बॉर्डर मुल्क के लिए नहीं खेलना जाके। वो अगर अच्छी परफॉर्मेंस, इसमें इमाम को भी थोड़ा सा चाहिए कि वो खुद टारगेट होने की कोशिश कर रहे हैं विद हिज ट्वीट्स, विद हिज जेस्चर्स इन द मैच। ये एक चीज मैं और ऐड करूं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है? आप अगर 100 करें या 50 करें, जो भी करें, ज़रूरी नहीं है कि गेस्चर आप गलत दिखाएं। आप अल्लाह का शुक्र भी अदा कर सकते हैं। मैंने सारी ज़िंदगी खेली है, आप मेरी सारी इनिंग्स उठा के देख लें। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, कभी किसी को कोई बैट नहीं उठा के दिया या कोई ऐसी चीज़ें एक्शन नहीं करके दिया। हालांकि मेरे सीनियर प्लेयरों को अक्सर मैं भी देखता हूँ कि वो बैट से गेस्चर कर रहे होते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। ये चीज़ एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आपको सारी ज़िंदगी क्रिटिसिज्म मिलता रहेगा, बट आपने हम्बली चलना है। देखिए फजीला, आपके पास है 2-4-5 मिनट? बिल्कुल बोले, 10 मिनट। देखिए बात ये है, बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, जिनके कोई चाचा मामा ताया कोई भी नहीं बोर्ड के अंदर थे, वो क्रिकेट खेले और उनकी परफॉर्मेंसेस कोई नहीं थी। ये नजर आया, हमें भी नजर आता है कि जी इसको फेवर हो रही है। बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे जिनके रिलेटिव्स भी थे, उनको चांसेस भी मिले, उनके बारे में भी लोगों ने बोला कि ये अपने रिश्तेदारों की वजह से टीम के अंदर खेल रहा है। देखिए बात ये है कि अगर आप जेन्युइन तरीके से आओगे ना, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। अब एक जो मेरिट पे लड़का आता है जिसका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई क्रिकेट बोर्ड में कोई उसको बैक नहीं करता, वो जब परफॉर्म करता है तो उसके बारे में क्यों नहीं उंगलियां उठती? सबको पता है, यही टीवी पे बैठ के सारे बोल रहे होते हैं यार जेन्युइन लड़का आया है, मेहनत करके आया है, उसके लिए तो हर कोई बोल सकता है, उसके अगेंस्ट तो हर कोई हो सकता है कि ये टीम के अंदर क्यों है। लेकिन बात ये है कि जो है तरीकेकार यहाँ पे है। आप मुझे एक चीज बताएं, मैं आपको कितनी चीजें ऐसे गिनवा दूं, फ्रेंचाइज के अंदर देख लें, उसके बाहर देख लें, हर जगह देख लें, जिसका जो रिश्तेदार है वो या फ्रेंचाइज के अंदर लगा हुआ है या बोर्ड के अंदर लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है। फेवर है, मैं ये नहीं कहता, फेवर होनी चाहिए अगर कोई दे सकता है, लेकिन मेरिट पे फेवर होनी चाहिए। अब इमाम अगर फर्स्ट क्लास के अंदर 2-2.5 हजार रन करके आप उसको टेस्ट कैप दे रहे हो, तो एक बात बनती है ना भाई, ये कैसे टेस्ट कैप इसको दे रहे हो? अब मुझे एक चीज सुने, मेरे 5 मिनट हुए नहीं अभी, सुनो। आबिद अली हो गया, दूसरे लड़के हो गए, इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। ये क्या मेरिट से नहीं आए? ये क्या नीचे सिस्टम से नहीं आए? 10-10 हजार 8 हजार उनके रन होने वाले। मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूँ कि इमामुल हक एक सूरत में, मैं अभी भी बोलता हूँ, जितने रन भी कर दे,
वो पर्ची से आया है, वो मेरिट पे नहीं आया। सुने, बिल्कुल गलत इमाम बात है। उल हक, ठीक है, बिल्कुल तनवीर, गलत एक बात है। मेरी आप सुनिए, सिर्फ एक ऐसे क्वेश्चन इमाम मेरा उल सुन हक, लें। आप अगर एज ए देखो बात क्रिकेटर सुनो, किसी अगर प्लेयर इमाम को इमाम उल हक अगर कोई इमाम उल हक मैच देखो में नहीं भी आया, ठीक है, इमाम I उल हक, agree देखो with you। फैसल, देखिए सुने, हाँ। देखिए बहुत से लोग हैं जो यहाँ बैठ के सबकी बुराइयां करते थे, जब उनकी क्रिकेट खत्म हो गई या जो भी हो गई, अब वो सारे सपोर्ट करते हैं हर किसी को कि जी उसको बैक करना चाहिए, उसको बैक नहीं करना चाहिए। सही है, बात ये है, मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूं कि इमामुल हक के बारे, देखो बात सुने, मैं अभी भी कहता हूं, मैंने कभी नहीं बोला इमामुल हक को बल्ला गेंद कुछ भी नहीं पकड़ना आता, ठीक है, क्रिकेट आती है उसको खेलनी, लेकिन तरीकेकार गलत है। अगर हाँ ब्रायन लारा होता तो मैं कहता जी आप आबिद अली से ऊपर लेके आ जाओ, फलाने से ऊपर लेके आ जाओ, ओके, लेकिन आप उसके साथ मेरा सवाल है, नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? मैं थोड़ा ऐड कर दूसरों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। मैं बिल्कुल ऐड कर सकता हूं। एक मेरा सवाल ये है कि ठीक है इमामुल हक, मैं आपकी बात एक चीज मान गई कि प्रोबेबली कुछ फेवरिज्म की पॉलिसी इख्तियार की गई हो, मगर एक लड़का आपको रन्स करके दे रहा है, एक लड़का 5 से 6 सेंचुरीज बना चुका है, हारिस सुहेल के बारे में भी बात की थी हमने, एक लड़का हारिस आपको सुहेल का मैचेस कमबैक गलत जिता हुआ रहा है, प्रूव कर रहा है अपने आप को। अच्छा मुझे चीज बताएं, अच्छा मुझे चीज बताएं, हारिस सुहेल मेरिट में सिलेक्ट नहीं हुआ, बट हारिस सुहेल की बात हुई थी, हारिस सुहेल जब नी इंजरी से वापस आया था, सभी यहाँ टीवी पे बैठ के बोल रहे थे कि हारिस सुहेल को क्यों टीम में, सही है, हमने तो कभी नहीं बोला कि हारिस सुहेल को खेलना नहीं आता, हारिस सुहेल का कोई रिश्तेदार तो नहीं बोर्ड में बैठा हुआ, लेकिन हारिस सुहेल वापस आया। हमने सिर्फ ये बोला था कि हारिस सुहेल का जो कमबैक हुआ है 2-3 साल के बाद नी इंजरी के बाद, वो गलत हुआ है, क्योंकि 2-3 साल से अगर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है वो नहीं आया, हारिस सुहेल आ गया, लेकिन हारिस सुहेल को खेलना तो आता था, यही हम बात कर रहे हैं। क्या नहीं तो इमाम को भी खेलना आता है, यही हम बात कर रहे हैं। यही कह रहा था, अगर अब तनवीर की बात खत्म हो गई तो मैं थोड़ा ऐड करता हूं। बिल्कुल फैसला। देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट में वो जिन प्लेयरों की बात करें ना, ये हमारा एक प्रोसेस का मसला है। बहुत प्लेयर रहे हैं, हम भी उस चीज़ का हिस्सा रहे हैं, तनवीर भी खेलता रहा, उसको पता है कि आप परफॉर्मेंसेस देते हैं, एट टाइम्स पिक नहीं होते, बहुत मसले मसाइल होते हैं, लेकिन उसके पीछे बैकड्रॉप क्या है वो सिर्फ अंदर के लोगों को पता होता है। अभी आबिद अली का ही मैं इंटरव्यू कहीं पर सुन रहा था, मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी ने जब उनका फिटनेस टेस्ट लिया था, जो बज़ाहिर न्यूज़ पता चली है वो ये है कि वो फिटनेस टेस्ट नहीं पास कर सके, उनका फिटनेस टेस्ट का इशू। अब आप देखें, जब लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती और फिर उसके बाद वो जब बातें करते हैं तो फिर खुद ब खुद मुज़ाहिका खेज चीज़ हो जाती है। मसला ये नहीं, मसला ये है कि बहुत सारे लड़कों की नहीं सिलेक्शन पे कुछ ना कुछ रीजंस हैं। हाँ, एट टाइम सिलेक्शन कमेटी आके बोलती है, मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेक्शन कमेटी आके नहीं बोलती, लेकिन जो मेरा पॉइंट पहले था और अभी भी यही है कि जो लड़का पाकिस्तान की कैप पहन के परफॉर्म कर दे, वो चाहे कोई भी हो, हमारा फर्ज बनता है कि हमें उसको बैक करना चाहिए, टारगेटेड कॉन्स्पिरेसीज नहीं करनी चाहिए, चाहे भी कोई भी हो। मैं इस वक्त इमाम की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। सब हमारे अपने भाई हैं, सब हमारे अपने लड़के हैं, सबको बैक करना चाहिए। टारगेटेड कॉन्स्पिरेसीज की बात हो रही है, एक और टारगेटेड कॉन्स्पिरेसी चल रही है और वो ये चल रही है कि बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं सरफराज अहमद के एक इंसिडेंट को, और इसी वजह से अब सरफराज को बातें की जा रही हैं कि शायद अगली सीरीज से भी बाहर कर दें या ऐसा, और बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं शोएब मलिक को कि किसी तरह से ये जो कप्तानी है उनकी पास्ट की कंट्रोवर्सीज को हाईलाइट करके इनको साइडलाइन कर दिया जाए। तो एक और टारगेटेड कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल हमारे सामने उठाई गई है। शोएब मलिक के सपोर्टर्स आर एक्टिव ऑन मीडिया एज वेल एज सरफराज अहमद। मैं आपको चीज बताऊं, इसमें मैं सीधा कहता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है उनको सामने आना चाहिए। उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ तो कुछ भी हो जाएगा, इधर तो 4 दिन के अंदर कुछ भी होता है। अब लोग ये कहने लग गए जी शोएब मलिक को कप्तान बना दो, सरफराज की कप्तानी ऐसी थी, सरफराज यूं था, सरफराज यूं था। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन को आगे बात करनी चाहिए। अब मेरा सवाल है, कितनी दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आके स्टेटमेंट देगा? एक दफा मोहसिन खान कहते हैं कि सरफराज अहमद को टेस्ट की कप्तानी से हटा देना चाहिए, फिर चेयरमैन क्लियर करते हैं कि नहीं वही हमारा कप्तान है, फिर एक और कंट्रोवर्सी उठती है, फिर चेयरमैन आके क्लियर करते हैं कि नहीं वही हमारा कप्तान है। हाउ मेनी टाइम्स चेयरमैन विल कम एंड डिफेंड हिज कैप्टन? उसकी वजह है, उसकी वजह ये है क्योंकि आपके जो नीचे के लोग हैं वो सही नहीं है ना, वो सोचते ही नहीं है। आप मुझे चीज बताओ, आपने मोहसिन भाई की बात की, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मोहसिन भाई की, मोहसिन भाई बहुत सीनियर भी हैं। मोहसिन भाई की सिलेक्शन की जब थी तो मैं टीम में आया था, वो समझे कि चलें जी इसकी परफॉर्मेंस को खिलाएं, वो उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट बड़ी करता हूँ। लेकिन मैं नहीं समझता मोहसिन भाई को आते ही इस टाइप की बात करनी चाहिए थी कि सरफराज को टेस्ट में कप्तानी नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि यही हमारे सीनियर्स लड़के हैं। चेयरमैन को सामने आना चाहिए, तो चेयरमैन कितनी दफा सामने आए? मुझे एक चीज नजर आती है फैसल के सरफराज अहमद की कप्तानी में जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है वो उनके अपने सपोर्टर्स इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, मुझे जो ओवरऑल पिक्चर दिखाई दे रही है। Is it true that सरफराज सपोर्टर्स आर वेरी इमोशनल एंड दे थिंक कि शोएब मलिक कैप्टन बन गया तो बहुत बड़ा वबाल आ गया? देखें, हमें थोड़ा सा रियलिस्टिकली सोचना चाहिए। शोएब मलिक ने खुद ही कह दिया वो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद खुद ही वो शायद रिटायर हो जाएंगे। जितने भी क्रिकेट के टॉप लेजेंड्स हैं या पंडित्स हैं जो बात कर रहे हैं, आप करो बात।
फैसल ने 2019 की बात की शोएब मलिक ने। शोएब मलिक ने एक इंटरव्यू में बात की एक दो जगह। क्यों भाई, आप बात अपनी पूरी करो, मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्यों आप कौन अपने मुंह से होते हैं बोलने वाले यार? 2019 तक मैं जाऊंगा। Let Faisal continue, then I'll ask you this question. जी फैसल। तनवीर से पहले पूछना ताकि तनवीर अपनी बात कर ले। बोलो। हाँ, मकसद ये है कहने का कि हमें लॉन्ग टर्म देखना है। मैं अगर आप मेरे नज़रिए से मेरी बात करें तो मैं आपको सीधा सीधा ये बोलूँगा कि सरफराज को हमें बैक करना चाहिए। शोएब मलिक हमारा अपना कोलीग है, हमारे साथ का प्लेयर है। जब तक वो कैप्टनसी कर रहा है हम होप करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे, टीम को मैचेस जिताए, एज लॉन्ग एज ही इज लीडिंग द साइड। जब तक सरफराज बाहर है उसके लिए बेल विशेज है हमारी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। सेकेंडली ऑन दैट, बैक क्यों करना चाहिए? देखिए बैक की रीजन बताता हूँ ना। परफॉर्मेंस करे, हम तारीफ करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं करेगा हम क्रिटिसाइज करेंगे। व्हाई शुड बी बैक हिम? बैक से मेरा मतलब ये है कि ऑब्वियसली हमारा कैप्टन बनके अगर वो उतर रहा है तो हम अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम अपने कैप्टन के लिए अच्छा बोलेंगे ना, ये मेरा कहने का मतलब है। इवन इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग। नहीं, मतलब क्या, मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ मैच में उतरने की। मतलब अगर उनसे हट के किसी और को कैप्टन बनाएंगे तो हम उनके लिए बोलेंगे। फर मलिक नहीं होता, हफीज़ होता तो हम हफीज़ के लिए बोलते हैं। हाँ, अब वो मैचेस खेलने में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते तो फिर हम परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। हमें पब्लिक को, व्यूअर्स को रियलिस्टिक चीज़ें दिखानी चाहिए कि हमारा जो मकसद है वो क्या है। इस वक्त मेरे नज़रिए में यही है कि सरफराज आपका लॉन्ग टर्म कैप्टन है। मलिक ऑब्वियसली जितना टाइम कप्तानी कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस और जितनी पाकिस्तान के लिए जीत की परफॉर्मेंस हो वो उसको हमें बैक करना चाहिए कि जी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, जीत रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं। लेकिन बीच में जो ये नया बबल जो बना रहे हैं, लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा। आप मुझे बता दीजिए कितने साल मलिक खेल लेगा, और वो अपने मुंह से बोल चुका है कि वो वर्ल्ड कप तक क्रिकेट खेलेगा, उसके बाद वो छोड़ देगा। तो इसलिए हमें देते हैं, वापस लेते हैं, देखिए वो बात की बात है, वो बात की बात है। हाँ। मकसद मेरा कहने का ये, मैं तो रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ ना इस वक्त। मुझे तो नहीं पता कल सुबह क्या होगा, परसों क्या होगा। मैं तो अभी वो बात कर रहा हूँ, करंट सिनेरियो पे बात कर रहा हूँ। जो एक आदमी ने अपना बयान दिया है और जो दूसरा लड़का आपने तैयार किया है, ये दो किस तरीके से चल सकते हैं। तो ये इस कंट्रोवर्सी फ्री अगर आपको चलाना है क्रिकेट सेटअप में कि हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं और कंट्रोवर्सी फ्री जाएं, अगर वर्ल्ड कप जीतना है, लोग चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतें, तो फिर हमें लड़कों को राइट डायरेक्शन में बैक करना चाहिए बनिस्बत रॉन्ग डायरेक्शन में। मेरा अपना ये व्यू है। देखिए शोएब मलिक सबको पता है बहुत अच्छा कप्तान है। डोमेस्टिक पे भी उसकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी रही है, पाकिस्तान टीम से भी कप्तानी की, अच्छी कप्तानी की, सबको पता था। कंट्रोवर्शियल भी रहे वाइल कैप्टनिंग। जब शोएब मलिक टीम के अंदर एज अ प्लेयर खेल रहे थे तो कप्तान सरफराज ही बना था ना उस टाइम। शोएब मलिक तो टीम में था ना, शोएब मलिक अभी भी है। लेकिन सरफराज को कप्तान क्यों बनाया? सरफराज को कप्तान इसीलिए बनाया ना कि यंग लड़कों में यही वाहिद लड़का ऐसा नजर आता है जो नीचे से ऊपर आया, लॉन्ग टर्म के लिए इसको कप्तान बनाया ना, इसलिए बनाया था। शोएब मलिक तो वैसे भी कह चुका था मैंने अब कप्तानी करनी नहीं, मैं एज अ प्लेयर खेलना चाहता हूँ। ठीक है, अभी उसने एक्सेप्ट की कप्तानी क्योंकि जो कंट्रोवर्सी हो गई सरफराज की। मैं इस बात पे कह रहा हूँ जो बातें चल रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने एक चैनल पे एक अब स्लाइड देखी मैंने, और पता नहीं सही थी गलत थी, पीसीबी की तरफ से आई कि नहीं जी हमें कोई अभी पता नहीं है कि अगली इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर सरफराज कप्तान होगा नहीं होगा। अगर ये सही बात है तो भाई ये क्यों बात हुई है, क्यों निकली है वहां से बात? ये होनी ही चाहिए। सरफराज कप्तान है तो कप्तान है, खत्म। हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग ने भी ज्वाइन किया है, और जो तनवीर बात कर रहे हैं कि चैनल पे खबर चली कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज नॉट श्योर, तो इकबाल बेग साहब ये चैनल्स हैं, मीडिया का एक सर्टेन ग्रुप है जो ये कॉन्स्पिरेसी जिसको बहुत ज़्यादा फैला रहा है, और सरफराज की कैप्टनसी को भी इनसिक्योर करने की कोशिश की जा रही है। कि वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज ये बात कर रहे हैं कि अगर शोएब मलिक सीरीज जीत जाते हैं तो उन्हें रिटेन करेंगे एज कैप्टन? रीला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सोर्सेज हैं, जहां मेरे भी जराए हैं, उनसे तो मुझे यही पता चला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक बिल्कुल खामोश है और उसकी पॉलिसी ये है कि सीरीज टू सीरीज कप्तान का तकर्रुर किया जाए। अब वो कहते हैं कि इस T20 सीरीज के बाद, चूंकि पाकिस्तान की अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है मार्च में मुत्तहदा अरब अमारात में, तो PSL के बाद कप्तान का ऐलान किया जाएगा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि वर्ल्ड कप सर पर है, आप किसी को भी बनाना है, आप एक इस गैर यकीनी कैफियत को तो खत्म करें, आप ऐलान कर दें कि शोएब मलिक कप्तान है। लेकिन लगता यही है बोर्ड के कॉरिडोर में कुछ न कुछ चक्कर चल रहा है। मैंने सितंबर में फिरदौस आशिक अवान जो साबिक वफाकी वजीर है, वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर गई, एहसान मानी साहब के साथ मिली, और हारून रशीद साहब जो आजकल दायां बाजू बने हुए मानी साहब के, वो भी वहां मौजूद थे। वो तस्वीर मैंने अपने प्रोग्राम में चलाई क्योंकि फिरदौस आशिक अवान साहब की और शोएब मलिक की बहुत गहरी उनकी आपस में ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो उनकी शादी में भी जब सानिया मिर्जा की हैदराबाद दक्कन गई, ताजपोशी में भी थी, तो सियालकोट से दोनों का ताल्लुक है। और फिरदौस आशिक अवान फजीला ना तो MPA है, ना MNA है, ना कोई मिनिस्टर है, वो किस कैपेसिटी में गई, ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन था। ये मैं
सितंबर की बात बता रहा हूँ, और अब वो चीजें खुलकर सामने आ रही। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में खामोश है। आप देखें 24 घंटे बाद तो बोर्ड प्रेस रिलीज इशू करता है जब सरफराज का वाकया हुआ। तो बोर्ड को खुद करना चाहिए, एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। वो इस तरफ तो लगा हुआ है खवातीन की क्रिकेट टीम की तरफ, जो असल इशू है जिसपे पूरी दुनिया की नजरें मरकूज है, उस पर वो कुछ बोल नहीं रहा। कल सरफराज ने एक बच्चे की, आपने भी देखा होगा, वीडियो डाली थी, फिर बाद में इसने वो हटा दी गई है। सरफराज की फ्रस्ट्रेशन और जो सरफराज की बॉडी लैंग्वेज थी कल एयरपोर्ट पर, या जो वीडियो डाली, उससे उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के कॉरिडोर में साजिशें हो रही हैं और उनको अपना मुस्तकबिल एज अ कैप्टन ताबनाक नजर नहीं आ रहा। ये तो हम मीडिया वाले हैं जो बोर्ड पर दबाव डालते हैं, जो बोर्ड से इस बात की दरखास्त करते हैं कि आप चीजों को क्लियर करें। अगर आपने कप्तान बनाना है तो सरफराज का अनाउंसमेंट करें, अगर आपने शोएब मलिक को बनाना है शोएब मलिक का अनाउंसमेंट करें। ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक जारी रहेगा फजीला, इसमें बोर्ड को भी सोचना पड़ेगा। प्रेशर सिचुएशन तो यकीनन क्रिएट की गई उसी वक्त जब T20 मैच के लिए वापस भेज दिया गया सरफराज अहमद को। लास्ट T20 मैच में कप्तानी का मौका नहीं दिया गया, लेकिन सरफराज इतना इमोशनल रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? हम हमेशा सरफराज के जो फैंस हैं, सरफराज के जो सपोर्टर्स हैं, वो यही कहते हैं कि काम डाउन और रिलैक्स होकर चीज़ों को हैंडल करें। लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपसे भी जानेंगे, फैसल इकबाल, तनवीर अहमद भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। कैप्टनसी पर हम बात कर रहे हैं, शोएब मलिक वर्सेस सरफराज अहमद। थोड़ा सा शोएब मलिक की कप्तानी पे भी वैसे बात कर ली जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूवर्स को बताना। तनवीर अहमद, फैसल इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी साथ मौजूद हैं। इकबाल बेग साहब, आपसे ही जानूंगी कि शोएब मलिक की जो कप्तानी का दौर है आखिरी वक्त बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। इनफैक्ट जब उन्होंने कराची किंग्स की भी कैप्टनसी की तो बीच में उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी क्योंकि एक इंग्लिश प्लेयर से उनका तजाद हुआ था कि ऑन फील्ड जो डिसीजंस थे उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स थे, शोएब मलिक की कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी थी। और सियालकोट स्टैलियंस की कैप्टनसी करते हुए उन्होंने पोस्ट मैच में ये तस्लीम किया था कि कोई एक मैच था जो उन्होंने इंटेंशनली हारा था, उसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और फिर उन्हें साइडलाइन कर दिया गया कप्तानी से। तो एज कैप्टन शोएब मलिक का रिकॉर्ड बहुत ही क्लीन नहीं रहा, काफ़ी इश्यूज देखने को मिले हैं पास्ट में। वो फजीला आप भूल गई जो हांगकांग सुपर सिक्सेस में जब अहमद शहजाद थे और शोएब मलिक, इमरान नजीर थे, तो इमरान नजीर ने एक ओवर करा दिया था, आखिरी ओवर में कोई 42 रन दरकार थे और वो बन गए थे। शोएब मलिक वाज द कैप्टन। तो उसके बाद उस वक्त के जो पीसीबी के चेयरमैन थे एजाज भट्ट साहब, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था और शायद इसी वजह से उनको 2009 में कप्तानी से हटा दिया गया था पाकिस्तानी टीम की और यूनुस खान को कप्तान बनाया गया था। तो इस हवाले से शोएब मलिक के हवाले से तो क्वेश्चन मार्क्स तो हैं, लेकिन शोएब मलिक को अब 20 बरस हो जाएंगे। अक्टूबर 1999 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर शुरू किया था। अब 20 बरस हो जाएंगे, कप्तानी में वो मन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं फजीला, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने खासी मेहनत की है। 34 वनडे इससे पहले, जब कप्तानी मिलने से पहले ही वो 34 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में कप्तानी कर चुके थे। तो तजुर्बाकार तो है, लेकिन उन पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स उठे हुए हैं और उन क्वेश्चन मार्क्स को उन्हें क्लियर करना चाहिए। लेकिन लोग ये कहते हैं, जो उनकी लॉबी है पीसीबी में, वो ये कहती है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद 14 जुलाई को वर्ल्ड कप खत्म होगा, वो बैनुल अक़वामी क्रिकेट को खैरबाद कह देंगे। तो लोगों की ये राय है कि उनको एक बावकार अंदाज से रुखसत किया जाए, जैसे हमने, आपको याद होगा 2007 में इंजमामुल हक को रुखसत किया था। 1 करोड़ रुपए उन्हें दिए थे उस वक्त के पीसीबी के चेयरमैन डॉक्टर नसीम अशरफ ने। तो हमारे यहाँ यही होता है। अब होता क्या है, शोएब मलिक की लॉबी काम करती है नहीं। मैंने तो आपको बताया कि मेरा माथा उसी वक्त ठनका था जब फिरदौस आशिक अवान एहसान मानी साहब से मिली थी, क्योंकि फिरदौस आशिक अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने ज्वाइन की है पीपल्स पार्टी छोड़कर, और उनका शोएब मलिक के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता नाता है। उसकी बड़ी, वो आपा उनको कहते हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में फजीला कुछ भी हो सकता है। और आपने जो परसों जब मैच था वो खबर दी थी, उस वक्त मुझे इल्म नहीं था, लेकिन आपने बिल्कुल सही खबर दी थी। मैं आज आपके चैनल पर उसको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने अंदर की बात बताई थी कि सरफराज को वापस भेजा जा रहा है। उस वक्त किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि सरफराज को वापस भेजा जाएगा। तो लॉबीज काम कर रही है, अब देखिए होता क्या। लेकिन इमामुल हक की अगर थोड़ी सी बात कर लें, आज 8 रन बनाकर आउट हुए और जब वो सेंचुरी स्कोर करते तो मीडिया को शटअप कराते। मैं बड़ी बात हुई है माम पे, वैसे जी यहाँ पे भी बड़ी बात हुई है।
देखिए सिफारिशी प्लेयर कोई आएगा, किस तरीके से वो आया, आप ये देखें ना आया किस तरीके से। अगर वो सही तरीके से आता तो हमारी दुश्मनी थोड़ी है, वो पाकिस्तान की ग्रीन कैप लगाकर पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, लेकिन वो सिफारिश की बुनियाद पर आया। और फजीला जो उसके 1000 रन हैं, वो जो उसने कहा कि 19 वनडे में उसने 1000 रन कर लिए, अगर आप देखें 817 रन 15 वनडे में उसने बनाए हैं मुत्तहदा अरब अमारात और जिम्बाब्वे में। तो 817 रन अगर आप वो निकाल दें उन विकेटों के तो कितने बचते हैं? नथिंग अगेंस्ट हिम। अब उसने अच्छा परफॉर्म किया, सेंचुरी की, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी की कमी है। आज देखें 8 रन बनाकर आउट हो गए, पिछले मैच में 70 रन स्कोर किए। तो ये सब चीजें देखना होंगे। इतने मौके तो आप किसी को भी दे दें, वो भी इसी तरह से परफॉर्म करेगा। तनवीर इससे इत्तेफाक करेंगे। लेकिन अपनी अपनी कंफर्मेशन कर दी इकबाल बेग साहब उन्होंने वर्ल्ड कप तक के लिए। ये इस पे तो आप मानेंगे कि खुद चीफ सिलेक्टर ने खड़े होकर तालियां बजाई जब इमामुल हक सेंचुरी कर गए। तो इसका मतलब ये है कि अब तमाम चीजें जो है कंट्रोल में। देखिए फजीला, अगर किसी का चचा जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हो, अगर वो चीफ सिलेक्टर होगा तो फिर डेफिनेटली एक खून का रिश्ता और नाता भी होता है, और उसकी वजह से भी एक इमोशनल आदमी हो जाता है। इंजमाम ने इससे पहले किसी के लिए इतनी तालियां नहीं बनाई जितने फास्ट ट्रैक से उसको लाया गया। और आप देखें कि जिस तरह की परफॉर्मेंस शान मसूद ने टेस्ट मैचेस में दी थी, लोग यही तवक्को कर रहे थे कि फखर जमान के साथ वो इनिंग्स ओपन करेंगे। अगर शान मसूद को भी मौके मिलते, जिस तरह की वो एक्सीलेंट फॉर्म में, वो भी रन स्कोर करते, लेकिन शान मसूद के बजाय इमाम को मौका दिया गया। अब शान मसूद बगैर कोई वनडे खेले हुए वतन वापस आ जाएंगे। तो ये क्रिकेट के गिमिक्स है कि जिसमें पसंद नापसंद बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। रिश्तेदारियां हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है जब माजिद जहांगीर खान, उनका उस वक्त नाम था, वो क्रिकेट में आए, उनके वालिद डॉक्टर जहांगीर खान सिलेक्शन कमेटी में थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मफादात का टकराव है, मैं अपने बेटे को कैसे सिलेक्ट करूंगा। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। शोएब मोहम्मद जब खेला करते थे, हनीफ मोहम्मद का लेबल उन पे लगा हुआ था, लेकिन शोएब ने कभी इस तरह से मीडिया को चुप नहीं कराया। जेंटलमैन क्रिकेटर की तरह खेले और अपनी परफॉर्मेंस। सर फैसल इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी कभी ऐसा कोई जेस्चर सामने नहीं आया जब उन्होंने रन स्कोर किए। तो ये ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि आपकी ग्रूमिंग कैसे हुई है और किस अंदाज में आप को ट्रेन किया गया है। लेकिन आपकी इसी बात को कि एक तो टारगेट, मुझे एक जुमला कहने की इजाजत जी बिल्कुल जी सर। वो फैसल इकबाल भी जब 2001 में सिलेक्ट हुए थे तो जावेद मियादाद इनके मामू जो थे वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के करता धरता थे। फिर फैसल आया, उस वक्त तो लोग फैसल पर भी इल्जाम लगा रहे थे कि मामू की वजह से आया, लेकिन फिर मामू 2006 में तो नहीं थे जब इसने भारत के खिलाफ कराची के नेशनल स्टेडियम में सेंचुरी स्कोर की। तो जब प्लेयर्स आते हैं और उनको मुस्तकिल मौके मिलते हैं और किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर आते हैं तो उन पर क्वेश्चन मार्क तो उठता है, उन पर इल्जाम तो आयद होते हैं। काश किसी गरीब बच्चे का भी कोई रिश्तेदार जो है, जो धूप में किड बैग लेकर जाता है, उसका रिश्तेदार चीफ सेलेक्टर वो परफॉर्म कर रहा हो। काश आबिद अली, फवाद आलम, खुर्रम मंजूर, इनके भी चचा सिलेक्शन कमेटी में होते तो ये अब तक सिलेक्ट हो जाते, समीर असलम। तो ये होता है पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल होता ज़रूर है, लेकिन अब हमेशा डिपेंड करता है कि आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और इतनी अच्छी अलर्ट्स आपने हमें दी। फैसल, रिएक्शन जो है प्लेयर का कैसा सामने आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफराज जब वापस आए तो एयरपोर्ट पे उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और उसमें शोएब अख्तर के हवाले से सवाल पर ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा कि वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं मुझ पर। तो सरफराज का रिएक्शन माना जाता है कभी कभी बहुत जज्बाती रिएक्शन होता है, तो आप इसको भी बैक करेंगे? देखिए, हमें कुछ चीज़ें जो है ना एज अ ह्यूमन भी देखनी चाहिए, ठीक है ना। एक आप एक किसी आदमी को दीवार से एक हद तक लगा सकते हैं, वो भी एक प्रेशर एक सर्टेन लेवल तक बर्दाश्त कर सकता है। नेशनल कैप्टन है और बहुत सारी चीज़ें जो है पास्ट में भी रही हैं, मतलब बहुत सारी मैंने बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट सुन रहा था कि वो लोग भी बातें कर रहे हैं जिनके अपने बैकग्राउंड क्या थे, वो उस पर भी रोशनी डालने उठा के। तो सवाल यहाँ पर खुद ब खुद ही अपने लिए सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि भाई आप अगर हमारा नेशनल कैप्टन है, जो देखें सरफराज की सिचुएशन क्यों खड़ी हुई है, सिर्फ इसलिए खड़ी हुई है कि उसने परफॉर्म नहीं किया है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात बोली थी कि अगर ये परफॉर्मेंस सरफराज कर रहे होते और उसके बावजूद भी ये वापस भेजे जा रहे होते तो कोई सवाल ये निशान नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं करती। सरफराज ने अगर 2 मैच जितवाए होते सीरीज के अंदर, कोई एक आध पर 100 किया होता, कुछ किया हुआ होता, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं आती। सिचुएशन सिर्फ इसलिए आई हुई है क्योंकि कैप्टन फॉर्म में नहीं है। जब आप एज अ कैप्टन फॉर्म में नहीं होते तो आप सबको एक मौका दे देते हैं कि हर कोई जो है वो आपके ऊपर उंगलियां उठाए, और स्पेशली उन लोगों को जो ऑलरेडी आपके अगेंस्ट लगे हुए हों कि किसी तरीके से जो है वो हटा के किसी और को लेकर आए। तो ये सिचुएशन पहले भी हो चुकी है पाकिस्तान में। जब 2015 वर्ल्ड कप के लिए कप्तानी का सवाल उठ रहा था तो मिसबाह-उल हक से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी यूएई में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में, तो उन्होंने खुद रेस्ट लिया था और शाहिद अफरीदी को मौका दिया था कि वो कप्तानी करें। लेकिन मिसबाह का कहा जाता है कि बैक
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो ये वजह थी कि उन्होंने ना कभी वो इनसिक्योर हुए, ना उन्होंने रिएक्ट किया, ना मीडिया पर कोई बयानबाजी की, और फिर वो 2015 वर्ल्ड कप में कप्तान भी बने। तो आप सरफराज को भी यही एडवाइस करेंगे देखिए कि यस मैन बन जाए पीसीबी का? देखिए बात ये है, देखिए मैं तो कभी भी किसी ऐसे इंसान को मशवरा नहीं दूंगा जो जैसा है वो वैसे ही रहे, चाहे कोई टीवी पे बैठा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान टीम का कप्तान है, चाहे क्रिकेट बोर्ड की किसी जॉब पे भी लगा हुआ है। पैसा इज्जत ये देनी है अल्लाह ने, ठीक है, इनके पीछे हाथ उठा उठा के भागोगे इसका कोई फायदा नहीं है। इज्जत अल्लाह ने देनी है, आपके नसीब में पैसा इज्जत है, कोई मैं अब कुछ क्या बोलूं यहाँ तो बोल नहीं सकता, कोई जैसा तो नहीं, अब इतना भी बच्चा नहीं फैसल में, बहुत अरसा हो गया मुझे यहाँ बैठते हुए, शुक्र करो कुछ तो सीधा बोल देता हूँ, सही है। तो बात ये है कि किसी के पीछे जरूरत नहीं, अल्लाह ताला इज्जत देता है, सही है। दूसरी बात ये, बाथरूम में तो पहुंचा ही दिया तुमने, दूसरी बात ये कि वैसे डिस्कशन कुछ और होती, फायदा नहीं था। नहीं, एक कॉलर ने भी ज्वाइन किया था, अगर आप अपनी बात, जी कॉलर की सुने, कॉलर की बात, कॉलर से सवाल पूछ लेते हैं, फिर तनवीर की बात कंटिन्यू करेंगे। जी फजल ने हमें ज्वाइन किया है, क्या कहेंगे फजल? अस्सलाम वालेकुम फजल, आप भी और फैसल भाई तमीर भाई को भी सलाम मेरा। वालेकुम सलाम। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें स्टार हीरो प्लेयर खिलाने चाहिए, जैसा कि जुल्करनैन हैदर है, बहुत प्यारा विकेट कीपर है, बहुत खूबसूरत विकेट कीपर है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, 20 करोड़ आवाम में से स्टार हीरो प्लेयर खिलाते हैं। अब जैसे आप कह रहे थे कि इनामुल हक, आपने कहा कि रिश्तेदार अगर शान पोलक जैसे हो ना तो फिर तो ठीक है। ये हमारे वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल सही नहीं। हमारी सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर होने चाहिए। वर्ल्ड कप में हम क्या देखेंगे फिर? जैसे आज इतना प्यारा वेदर है, बहुत प्यारा मौसम है, लोग देखते हैं क्रिकेट, जब क्रिकेट में खिलाड़ी सही नहीं खेल रहे होंगे तो फिर लोग क्या देखेंगे? हमें स्टार हीरो प्लेयर खिलाने चाहिए। जुल्करनैन हैदर की हमें उम्मीद है कि वो कम बैक करेंगे और डी-मैच से क्रिकेट खेलेंगे और फिर वो कम बैक करेंगे। ठीक है फजल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वैसे पाकिस्तान टीम की अगर करंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लास्ट वनडे मैच भी हम कन्विंसिंगली जीते 8 विकेटों से, और अभी भी टीम की सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है, तो हम ऐसे ऐसे अपनी गलतियों से सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इमाम की सिलेक्शन पे बहुत बात हुई है, जी कंटिन्यू कीजिए। जो इंसान जैसा है वैसे ही रहे, बिल्कुल चेंज होने की जरूरत नहीं है। सरफराज को करंट टीवी पे कुछ और पीछे कुछ है, ये ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए जी, बात ये है कि हर इंसान की एक अपनी नेचर होती है। अगर इसके ऊपर ये बात की है जी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो जिसकी वजह से इसको बाहर किया जा रहा है, या इसने आके ऐसी बात कर दी मीडिया के सामने, देखिए जो पहले प्लेयर रह चुके हैं उन्होंने जितने तीर मारे वो सबको पता है, तो वो क्यों टीम से बाहर नहीं हुए? सरफराज की बात सुने ना, वो क्यों टीम से बाहर नहीं हुए? क्योंकि वो एक प्लेयर थे कि चलो जी वो प्लेयर इतना बड़े हैं, अगर ये थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई हैं तो इसको साइड पे करो, हमें पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है इनकी। तो सरफराज का तो इशू ही हो रहा है ना। सरफराज का मसला ये है कि उसके पीछे तो वैसे ही कब से लगे हुए हैं। मैं सीधी बात बोलता हूँ जी, कराची के तो लोगों को चाहते ही नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम के अंदर हो या पाकिस्तान टीम के कप्तान, बहुत से लोग नहीं चाहते, बहुत से लोग नहीं चाहते। तो ये तो चीज़ होनी थी, वेट कर रहे थे किसी तरीके से वो गलती करे या हारे टीम या इसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो, इसको बाहर करो। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को हजम थोड़ी हुई है कि चैंपियन ट्रॉफी इसकी कप्तानी में आप जीत गए हो, किसी को हजम नहीं हुई। उसके बाद से मुझे एक चीज़ बताया, अगर इसकी अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो टीम तो जीत रही है ना, टीम की परफॉर्मेंस तो अच्छी जा रही है। अगर इसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस भी नहीं है, जो वो गलत कर रहा है हम कह रहे हैं गलत कर रहा है, तुम नंबर नीचे क्यों कर रहे हो, अपना नंबर पे क्यों नहीं आ रहे, कौन ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नीचे भेज रहे हैं, ये सब चीजें देख के नजर आता है कि कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। अब सरफराज देखे, ये फैसला अकेला सरफराज नहीं कर सकता कि मैं 8वें नंबर पे जा रहा हूँ, कोच से बात हो रही होगी, किसी से बात हो रही होगी जो उसको मशवरे दे रहा है कि तुम नीचे जाओ। अब क्या है अंदर स्टोरी ये हमें पता नहीं है, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है कि वो सरफराज के अगेंस्ट चीजें जा रही है, जिसकी वजह से हम बात करते थे कि भाई आप ऊपर आए, ऊपर आके आप बैटिंग करें, टीम जीते या हारे आप अपनी परफॉर्मेंस करें। लेकिन अगर आप ये इशू बनाते हैं कि वर्ल्ड कप तक सरफराज को कप्तान नहीं बनाएंगे इस रीजन की वजह से और इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, वो गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। अटक से हम एक कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल पूछेंगे? हेलो कॉलर था, गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है। फैसल, कुछ थोड़े से बॉलिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। शादाब खान के हमने स्टैट्स देखें तो अभी वनडे में बीइंग लेग स्पिनर पाकिस्तान में इस वक्त वो सबसे सक्सेसफुल जा रहा है और बहुत अच्छी बॉलिंग पिछले मैच में भी उन्होंने कराई। अगर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ लेग स्पिनर्स की परफॉर्मेंस की बात करें, इंडिया से चहल की बात कर लें या कुलदीप की बात कर लें या राशिद खान की बात कर लें,
या आदिल रशीद की बात कर लें तो शादाब को आप कहाँ रेट करते हैं? आपको लगता है अभी भी वो लेवल टच करने के लिए उसे टाइम लगेगा या ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट? ऑब्वियसली अभी उनका स्टार्ट है, करियर बहुत लंबा है और वक्त के साथ साथ आदमी मेच्योर होता है, इंप्रूव करके आगे बढ़ता है। बट मैं उनकी बॉलिंग के अंदर कुछ चीज़ें जो देख रहा हूँ ना, जो कंसिस्टेंसी लेवल जिस जगह पे बॉल गिराने का उनका होना चाहिए वो रेगुलर नहीं है। वो बहुत ज़्यादा एट टाइम्स कभी कभार बॉल जो है मुंह में कर देते हैं, बैट्समैन के लिए बहुत ईजी हो जाता है। इनफैक्ट हमने स्टम्प माइक्रोफोन से भी सुना था जब सरफराज कीपिंग कर रहे थे कि वो कुछ जगह पर बोलते हुए नजर आए कि बहुत ईजी बॉल कर रहे हो। यानी इसका मतलब है कि अगर वो कॉन्स्टेंटली उस जगह पे बॉल नहीं गिरा रहे हैं कि जहां आपको बैट्समैन का आउट करने के लिए उनको मुश्किल क्रिएट करनी है, देन फिर आपके लिए जो है ना थोड़ा सा सोचने की सिचुएशन बन सकती है। तो मैंने ये क्लोजली उनको मॉनिटर किया है कि वो बहुत ज़्यादा उस जगह पे उनका बॉल कंसिस्टेंटली नहीं गिर रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अभी उनको बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश और हमारे जो बॉलर्स की परफॉर्मेंस है उसके स्टैट्स पे भी हम कुछ नज़र डालेंगे। स्पिनर्स की जो परफॉर्मेंस अभी तक पाकिस्तान की जानिब से रही है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से, उस पर नज़र डालते हैं। फिर तनवीर आपसे भी मैं इस हवाले से सवाल पूछूंगी। शादाब खान की एवरेज जो है वो सबसे बेहतर है 23.81, उसके बाद यासिर शाह है 41 की एवरेज के साथ, फिर मोहम्मद नवाज़ हैं, फिर इमाद वसीम है, फिर हारिस सोहेल और मोहम्मद हफीज़ भी बॉलिंग करवा रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त शादाब खान जो है स्पिनर्स में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से दिखा रहे हैं। ऑन दी अदर साइड फास्ट बॉलर्स की अगर परफॉर्मेंस देखें तो उस्मान शनवारी इज़ लीडिंग इन हिज एवरेज 16.31, लेकिन फिर भी उनकी जो सिलेक्शन है वो काफ़ी इन एंड आउट रहे हैं। शाहीन अफरीदी की बहुत अच्छी एवरेज है 18.55, देन जुनैद खान 25 बट ही इज़ आउट ऑफ द टीम। हसन अली की उसके बाद है फ़हीम अशरफ, और आमिर की 91 की एवरेज है एंड ही इज़ विद द टीम। सो जुनैद खान तो बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ कि इस एवरेज को देखते हुए आमिर को तो हटा दें यहाँ से बिल्कुल। ये इस 100 की भी चली जाए कोई को मसला देखते नहीं हुए है। तो जुनैद खान मतलब बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतनी उम्दा एवरेज विकेटें लेने की 25 की एंड टॉप 3 बॉलर समझ लें और ही इज आउट ऑफ द अपने टीम। भतीजे के लिए तो खड़े होकर तालियां बजती हैं। हाँ। ये नजर नहीं आती परफॉर्मेंस। सारी दुनिया कह रही है ना जुनैद खान क्यों बाहर हुआ है। आपने तो बोला अनफिट है, वो तो बीपीएल जाके खेल रहा है वहाँ पे। चलिए मुझे बताएं कि उस्मान शनवारी का जो सक्सेस रेशो है कि एवरेज उनकी इतनी उम्दा है, उसकी कोई खास वजह? देखिए उसकी खास वजह ये हो सकती है और है भी, क्योंकि उसकी जो हाइट है वो छोटी है, ठीक है। उसके साथ ज़्यादातर उसको जो बैट्समैन फेस करते हैं वो नया बॉल करता है, ज़्यादातर राइट हैंडेड करता है, जिसकी वजह से उसका बॉल जो बाहर निकलता है वो नया बॉल जब स्विंग होता है वो खेलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, वो रीज़न होता है। फिर तीसरी चीज़ ये कि जिसकी हाइट छोटी होती है उसका बॉल स्किट होता है, सही है। वो बैट्समैन इतने आसानी से उसको जज नहीं होता कि बॉल उसकी हाइट के हिसाब से इतना तेज़ बॉल आ रहा है, तो ज़्यादातर बॉलें फिर उसकी विद इन स्टम्प भी रहती हैं, वो प्रॉब्लम भी उसको होती बैट्समैनों को होती है। उसका रीज़न ये है जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ साथ उसका पेस भी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है, 145 प्लस तो गया है वो। ये बिग बैश में भी इसने बॉलिंग की है, तो इम्प्रूवमेंट तो उसकी नज़र आ रही है। और मैं उन लोगों को बताऊँ, उन एक्स क्रिकेटर्स को, उन कोचिज़ को जो कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स को जिम नहीं करना चाहिए, ये जिम की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस्मान शनवारी को भी देखें जाके, मैंने उसकी कुछ क्लिप्स देखें तो वो जिम कर रहा है। तो भाई जिम से ही पेस बनती है, लेकिन तरीक़ेकार ये है आप जिम भी करें और प्लस उसके साथ बॉलिंग भी करें जाके। हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो आजकल के लड़के जिनको ये जो क्रिकेटर्स मना करते हैं जिम से, वो जिम की तरफ ज़्यादा चले गए, बॉलिंग कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिम आप करें, ऐसा जिम करें कि जो आपको बॉलिंग में सूट भी करे, आपके मसल स्टिफ ना हो, आपके मसल्स बिल्कुल रिलैक्स फ्लेक्सिबल रहें, उसके साथ आपके बॉडी में जान भी आएगी, फिर आप जाके बॉलिंग करें। दुनिया की कोई ऐसी स्पोर्ट्स नहीं है जो जिम के बगैर है। और वो एक्स क्रिकेटर जिन्होंने जो काफ़ी अरसे से क्रिकेट छोड़ चुके हैं, अपने टाइम पे कहते थे कि जिम की ज़रूरत नहीं है, और सबके किसी के घरों में मैंने देखा है जिम है, कोई जिम में जाके स्पेशली ट्रेनिंग कर रहा है। मैंने कुछ पड़ोसी मुल्क के भी जो क्रिकेटर्स हैं मैंने उनको भी देखा है, मैंने एक दो जगहों पे जाके तो कि वो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपका सर्वाइवल ही नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड क्रिकेट से अगर पाकिस्तान बॉलिंग की ओवरऑल रेशो को कंपेयर करें तो जो मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान का विकेट लेने का एवरेज है वो बाकी तमाम ममालिक में नंबर 3 पर है। इंडिया का है, अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का मिडिल ओवर में विकेट लेने का रेशो बहुत अच्छा है। लेकिन हम जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो पहले 10 ओवर्स और आखिरी 10 ओवर्स यानी डेथ ओवर्स में, और जो पावर प्ले के ओवर्स हैं शुरू के, उसमें थोड़ा सा हम करते हैं स्ट्रगल। तो ये ठीक है फैसल, आपके ख्याल में अगर आप बीइंग अ कैप्टन फॉर्म अपने आप को एनालाइज करें? एक कुवैत से कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बॉलर्स के हवाले से जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आप तनवीर अहमद के शहर से हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं कुवैत से, तो क्या कहिएगा?
जी, मैं ये कहना चाहता हूँ एक्चुअली कि हमें जब पता है, पीसीबी को भी पता है और हमें भी सब फैंस को नजर आ रहा है कि सरफराज जो है वो इस वक्त उनके आउट ऑफ फॉर्म है और वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे अपने कुछ महीनों से। और हमारे टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनका रिकॉर्ड उनसे बहुत अच्छा है, तो हम क्यों नहीं उनको चांस देते कि कैप्टनसी के को लेके हम उनको क्यों नहीं चांस देते किसी और प्लेयर को। हो सकता है हम उनसे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। जितना प्रेशर सरफराज डालते हैं प्लेयर्स के ऊपर ग्राउंड के अंदर, इतना प्रेशर के बगैर आपने पिछले मैच में देखा, प्रेशर के बगैर प्लेयर्स खेले, अपनी गेम खेले हैं। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वैसे तो सरफराज अहमद की ओवरऑल कैप्टनसी पे बहुत बात हो चुकी है और फिर वही जो प्रेशर वो प्लेयर्स पे डालते हैं, इस पे हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी। इस पर भी फैसल मुझे थोड़ा सा बताइएगा। और फिर मैंने आपको बताया कि मिडिल ओवर्स में विकेटें लेना ठीक है या हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इन द डेथ ओवर्स ऑल्सो। देखिए, थोड़ा सा सरफराज का पहले कर दूं कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये सिनेरियो जो बन रहा है, जो अक्सर बात कर रहे थे या दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की है। देखिए, हमें बार बार ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर उनको कप्तानी से हटाने की भी कोई अगर बात कर रहा है या कहीं पर कोई खिचड़ी पकने की भी अगर कोई बात हो रही है, इट्स ऑल रिलेटेड विद हिज परफॉर्मेंस। अगर पीसीबी का थिंक टैंक बैठ के कुछ इस सीरीज़ के बाद सोचेगा या बात करेगा, वो सामने वो उसकी परफॉर्मेंस को ही रखा हुआ होगा मेरे ख्याल में, जो मुझे लग रहा है। वीक अप्रोच, जैसे अभी नंबर 8 पे बैटिंग करने की बात हुई थी, तो सरफराज अगर इतना स्ट्रॉन्ग हेड हो, क्योंकि जाहिर है उसने एक बड़ा ट्रॉफी आपको जितवाई और जाके कोच से कहे कि मैं 4 पे बैटिंग करना चाहता हूँ या मैं 5 पे बैटिंग करके फिनिश करना चाहता हूँ, तो कोच उन्हें रोकेंगे? बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान टीम का जो कैप्टन होता है वो ही इज़ द मेन मैन, उसी को शो पूरा जो है लेके चलना होता है। तो मेरे नहीं ख्याल कि वहाँ क्या उनका थिंक टैंक ने डिसाइड किया है, आया सरफराज के खुद के डिसीजंस हैं या टीम मैनेजमेंट के हेड, ये अभी नहीं पता। ये उन्हीं लोगों को पता है जो अभी सीरीज़ के बाद बैठ के डिसाइड करेंगे। वही लोग जब 4 दीवारी की मीटिंग में बैठ के बात करेंगे, वही लोग ये देख रहे होंगे कि जो उन्होंने डिसीजन लिया था या जो भी बात की थी उससे आया वो अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। तो आई थिंक हमें पता चल जाएगा सीरीज़ के बाद कि क्या है क्या नहीं है। और दूसरे सवाल पर आता हूँ आपके, जो आपने कहा कि टॉप ऑर्डर बैटिंग और बॉलिंग के अंदर जो हमें प्रॉब्लम है, ये हमारा बहुत पुराना प्रॉब्लम है। बहुत सालों से हम देख रहे हैं, जब भी वर्ल्ड कप आता है दुनिया की सारी टीमें जो हैं अपनी पहले 10 ओवर की तैयारी कर कर आती हैं, पहले 6 ओवर की तैयारी कर कर आती हैं। हम पिछले वर्ल्ड कप, उससे पिछले वर्ल्ड कप में भी यही सोचते रहते थे कि हम पावर प्ले को किसी तरह निकाल लें, हम उसके बाद बीच में इनिंग्स कैरी करके हमारा वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था फ़खर की शक्ल में या शर्जील की शक्ल में कि अब हमें थोड़ा पहले 10 ओवर का एडवांटेज मिला है। वो फिर थोड़ा सा बैकफुट पर चला गया है। अभी हमारा जो डेथ ओवर का प्रॉब्लम है, बैटिंग में भी वही है, बॉलिंग में भी वही है। तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करना है जहाँ लड़कों को, जो मैच की प्लानिंग करनी है वो हमारे कोचेस को यही करनी चाहिए कि या तो बैट्समैनों को बिल्कुल फ्री हैंड दे दें और वो लड़के पिक कर लें कि जी ये, या 1 या 2 लड़कों का रोल दे दें कि जी इनका काम तो पहले 10 ओवर के अंदर करना ही करना है, मारधार करनी ही करनी है। डेथ ओवर के बॉलर्स पिक कर लें, उनको फिर कंटिन्यूसली चेंज नहीं करें, उनको फिर आप करने दें, डेथ ओवर बॉलिंग करने दें तो वो खुद ब खुद आपके आखिरी 10 ओवर के बॉलर्स बन जाएंगे। देखिए, अगर आप हिस्ट्री में आ जाएं तो रज़ाक, सकलैन, ये जो भी लड़के डेथ में बॉलिंग करते थे, ये बनाए गए, ये फिक्स बॉलर्स थे। आप इनके मैचेस पे मैचेस उठा के देख लें, सीरीज़ पे सीरीज़ उठा के देख लें, सकलैन भाई ने आखिरी के डेथ ओवर्स में बॉलिंग की है, रज़ाक ने डेथ ओवर्स में बॉलिंग की है। एट टाइम्स वसीम भाई, वकार भाई जो है वो रज़ाक या अज़हर महमूद से आखिरी के ओवर्स करवाते थे, बीच में एकदम लेकर आते थे। हम ये चीज़ लैग कर रहे हैं, इसीलिए आप देखिए कि जो हमारा विकेट लेने का रेशियो जो है वो बीच में आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि वहाँ हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंस भी आया है फैसल, रूल्स भी चेंज हुए हैं। पहले एक ही बॉल होता था, अब हम दोनों एंड से नया बॉल करते हैं, फिर जाहिर है कि वो पावर प्ले ओवर्स डिफरेंस। देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रिकेट चेंज हुई है और चेंज भी होती रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, इन्होंने बड़ी जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट किया है क्योंकि स्किल्स में जो हमारे लड़के हैं वो अच्छे हैं। पर प्रॉब्लम ये हुई है कि जो हमारा पहले 10 ओवर बॉलिंग और बैटिंग का जो मेन इशू है वो हमने हल नहीं किया, अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है। वैसे हमारे पास बिल्कुल आखिरी 2 मिनट रह गए और आज जो बैटिंग की अभी सिचुएशन है, 24 रन बनाकर बाबर आजम आउट हो गए, तो आज मौका मिलेगा कि रिजवान भी अपनी बैटिंग को प्रूव कर सकें विकेट कीपिंग के बाद। तनवीर, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि रिजवान से ज़्यादा शोएब मलिक के ऊपर प्रेशर है, सही है, और वो पूरी कोशिश करेगा मैं इस मैच के अंदर लंबी इनिंग खेलूँ और लंबे रन्स करूँ जितने ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि डू एंड डाई मैच है और साउथ अफ्रीका में कभी पाकिस्तान जीता नहीं है। किसको आप दे रहे हैं इसमें? एक दफ़ा जीता है, हम 3 मैचों की सीरीज थी, वनडे 3 वनडे मैचेस की जो सीरीज थी, अभी 66 for 2 है। क्या प्रेडिक्शन है आज के इस डिसाइडर के लिए? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर जब प्रेशर होता है वो क्लैप्स तो करता है, ये तो हम सबको पता है। अब देखना ये है कि अब आपके जो 2 मेन प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे थे वो तो आउट हो गए। फ़खर जमान तो खैर ऐसा परफॉर्म नहीं करता, इमाम
इमाम अपनी and इस सीरीज बाबर। में बेहतर अच्छी परफॉर्मेंस की है, वो आउट हो गया। अब बाबर आजम जी बाबर आजम एंड इमाम आउट। अच्छा बाबर आजम, मैं फ़खर समान सॉरी समझ रहा हूँ। अब फ़खर के ऊपर देखना है वो कितनी लंबी नहीं खेलता है। शोएब मलिक है वाहिद ऐसा प्लेयर है जो मैच को लेके चलेगा। हफीज़ नीचे के नंबर पे खेलता है, जो कि मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका फॉर द डिसाइडर। अच्छा बोलना ज़रूरी है। जल्दी जल्दी बता दें मुझे। देखिए जीतना तो पाकिस्तान को चाहिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान। ऑलराइट जी, लेट्स सी कि ये जो इवेंट डिसाइडर है इसमें कौन कामयाबी हासिल करता है। विश द बेस्ट टीम विंस। और इसी के साथ प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का, इकबाल बेग साहब का ज्वाइन करने के लिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।